आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं जनन चैप्टर जो आपके बायोलॉजी का VBI टॉपिक है और इसको समझिएगा तभी आप बना पाइएगा क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ये क्या है, तो ये मादा जनन तंत्र है। क्या है? मादा जनन तंत्र है। इसको ही पढ़ने वाले हम लोग पूरे तरह से। तो चलिए देखते हैं मादा जनन तंत्र का कार्य। मादा जनन तंत्र का कार्य क्या है? पहले मादा जनन क्या होता है, यानी कि मादा का वैसा अंग जो क्या होता है जनन में भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका कार्य जानने वाले हैं। तो अंडाणुओं का निर्माण करना, शुक्राणुओं को ग्रहण करना, युग्मनज को पोषण प्रदान करना और भ्रूण का परिवर्धन एवं विकास करना, इसके कार्य होते हैं मादा जनन तंत्र का। ठीक है, इसके इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए मादा जनन तंत्र में मुख्यतः 5 भाग होते हैं। अगर पूछेगा कि मादा जनन तंत्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं तो आपको बताना होगा 5। कौन कौन सा? अंडाशय जिसे ओवरी कहा जाता है, उसके बाद है अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, इसे कहा जाता है अंडवाहिनी को क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नली। उसके बाद गर्भाशय यूट्रस कहा जाता है, उसके बाद योनि को भेजने कहा जाता है तथा भग यानी कि। चलिए तो इतना हो गया। उसके बाद अगला है पहला नंबर टॉपिक, अंडाशय को देखने वाले हैं हम लोग। क्या देखने वाले हैं? अंडाशय को। तो अंडाशय क्या है? ओवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शरीर के सभी स्त्री के शरीर में उदर गुहा के ठीक नीचे 2 गोलाकार अंडाशय होते हैं जो बाएं और दाहिने हिस्से में भली भांति व्यवस्थित होते हैं। यानी कि एक तरफ होता है अंडाशय दाहिनी तरफ गोलाकार आकार का होता है, उसके बाद होता है एक गोले के आकार का ही, वह दोनों तरफ होता है, दाएं और बाएं दोनों तरफ। चलिए चित्र में आपको हम दिखा देते हैं कहाँ होता है। तो आपको चित्र दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये जो चित्र है इसमें ये बना हुआ है, ये क्या है? अंडाशय है। दोनों तरफ है, दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ है। तो ये क्या है? अंडाशय है। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद है अंडाशय। अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य को देखना है। तो देखिए अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं। तो पहला है कि अंडाणुओं या डिंबों का निर्माण करना, जिसका उत्पादन करता है ये क्या करता है? अंडाणु को उत्पादन करता है महिला में। उसके बाद है मादा हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। ये दोनों का यही स्राव करता है। अगर पूछेगा एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है तो आपको बताना होगा अंडाशय से होता है। तो आपको इतना, अगर प्रोजेस्टेरोन का पूछेगा तो भी आपको बताना होगा कि अंडाशय से इसका स्राव होता है। ये दोनों के अगर पूछ दिया, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है तो मादा हार्मोन है, इतना याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है प्रत्येक अंडाशय एकांतर क्रम में बारी बारी एक डिंब का उत्पादन करके गर्भाशय में भेजता है। यानी कि डिंब अभी बताए थे ऊपर, यानी कि अंडाणुओं का क्या करता है? बारी बारी से उत्पादन करता है और उसे भेजता कहाँ है? तो उसे भेजता है गर्भाशय में। गर्भाशय में भेजता है और प्रायः 10 से 11 वर्ष की आयु में अंडाशय में डिंब एवं मादा जनन हार्मोनों का स्राव प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अंडाशय जो होता है वह अंडाणु को क्या करता है? स्रावित करने लगता है। और उसके बाद है कि डिंब यानी अंडाणु को, उसके बाद है कि मादा जनन हार्मोन को स्रावित करने लगता है। अभी जो पढ़े हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों को स्रावित करने लगता है। कितने वर्ष की उम्र में? तो 10 से 11 वर्ष की उम्र में, लड़कियों में छोटी 10 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र में। तो उसके बाद है हार्मोनों का स्राव प्रारंभ हो जाता है। जब ये हार्मोन 10 से 11 वर्ष की आयु में उत्पन्न होने लगते हैं तो हार्मोनों का स्राव प्रारंभ हो जाता है और आंतरिक एवं बाह्य जनन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अंग जो भी रहेगा, आंतरिक अंग और बाहर का अंग, दोनों का विकास होना चालू हो जाएगा। उसके बाद एवं द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? कि स्तनों का विकास एवं वृद्धि। उसके बाद है भग पर एवं बगलों में बालों का उगना तथा नितंबों में फैलाव द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। देखिए इतना जो लक्षण है, स्तनों का विकास और भग पर बाल आना और बगलों पर बाल आना, उसके बाद नितंबों में फैलाव, ये सब क्या है? तो द्वितीयक लैंगिक होते हैं, लक्षण होते हैं। कौन सा लक्षण? द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। तो चलिए अगला पर बढ़ते हैं। उसके बाद है डिंब वाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब किसे कहा जाता है? डिंब वाहिनी। तो देखिए इसमें क्या होता है? प्रत्येक अंडाशय में के पास से एक कीप के आकार की संरचना प्रारंभ होती है जिसका संबंध गर्भाशय से होता है। चलिए दिखा देते हैं हम आपको कहाँ है, इसका चित्र दिखा देते हैं। देखिए ये जो है इसका संबंध कहाँ है? अंडाशय से है और गर्भाशय से, दोनों तरफ है। इधर से ले जाता है अंडाणु को और यहाँ पे आपको क्या करता है? मिलाप होता है शुक्राणु और अंडाणु का। तो यही है, ये दोनों तरफ क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। दोनों तरफ क्या है? फैलोपियन ट्यूब है और ये दोनों तरफ अंडाशय है। इसको याद रखिएगा, अभी इतना ही पढ़े हम लोग इसमें। तो देखिए डिंब वाहिनी का प्रत्येक अंडाशय के पास से एक कीप के आकार की रचना प्रारंभ होती है जिसका संबंध गर्भाशय से होता है। अभी दिखा दिए रचना की, उसका संबंध किससे? गर्भाशय से है। उसके बाद है इसे डिंब वाहिनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी कहते हैं। जो संरचना इस तरह जुड़ी हुई थी गर्भाशय से आकर, उसे क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी कहते हैं। अंडाशय के निकट डिंब वाहिनी उंगली नुमा जैसी
जैसी प्रवर्षों की एक झालर बनाती है, जिसे फिम्बरी कहते हैं। यानी कि अभी देख रहे थे जो उंगली के नुमा बनाई थी संरचना, इसे ये जो संरचना बनी है उंगली की जैसी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिम्बरी। और यही अंडाणु को ग्रहण करता है। उसके बाद है फिम्बरी कहते हैं। और प्रत्येक 28 दिन के बाद, प्रत्येक 28 दिन के बाद दोनों अंडा से बारी बारी अंडाणुओं को उत्पन्न करते हैं, जो फिम्बरी द्वारा पकड़कर डिंबवाहिनी में पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा पकड़कर? देखिए अभी बताए थे हम आपको कि जो फिम्बरी है ये वाला, ये क्या करता है? अंडाणु को पकड़ता है और इसको कहाँ पहुंचा देता है? गर्भाशय में पहुंचा देता है। दोनों तरफ से अंडाणुओं को लेता है और इसको पहुंचा देता है गर्भाशय में। ठीक है, तो ये पहुंचा देता है। और डिंबवाहिनी के 2 प्रमुख कार्य जान लेते हैं। उसके बाद डिंबवाहिनी मुख्यतः 2 कार्य करती है। कौन कौन सा? तो अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना और निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध कराना। यह क्या करती है? निषेचन यानी कि जो क्रिया होती है अंडाणु और शुक्राणु का मिलने का, तो उसको क्या करती है? स्थान प्रदान करती है, सहायक स्थान प्रदान करती है। कौन? तो डिंबवाहिनी, फैलोपियन नली। उसके बाद है अगला गर्भाशय, यूट्रस जिसे कहा जाता है। तो यह एक मांसल त्रिभुजाकार अंग है। जो गर्भाशय है कैसा है? तो त्रिभुजाकार आकार का है, त्रिभुज के आकार का अंग है, जो सुरोणी गुहा में स्थित होता है। कैसे? किस गुहा में? सुरोणी गुहा में। चलिए दिखा देते हैं आपको, गर्भाशय का भी चित्र दिखा देते हैं। देखिए ये जो बना हुआ है त्रिभुजाकार, ये क्या है? ये है गर्भाशय। इसी को कहा जाता है गर्भाशय, यही है। और इसमें क्या है? देखिए गर्भाशय पूरी तरह से बढ़िया से चित्र दिखा दिए हैं। ये जो त्रिभुजाकार जो आकृति बनी हुई है, ये क्या है? ये गर्भाशय है। और इसमें जो श्रेणी गुहा में स्थित होती है, यह सामान्यतः 7.5 सेमी लंबा और 5 सेमी चौड़ा और 3.5 सेमी मोटा होता है। याद रखिएगा कि गर्भाशय कितना लंबा होता है? तो 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना चौड़ा होता है? तो 5 सेंटीमीटर। और कितना मोटा होता है? तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद है इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है। इसका जो चौड़ा भाग होता है ऊपर की तरह कैसे होता है? उठा हुआ रहता है, जिसके दोनों छोरों पर डिंबवाहिनी लगी होती है। जिसके छोरों पर कैसे क्या लगी होती है? डिंबवाहिनी अभी ऊपर पड़े हैं वहीं लगी होती है। गर्भाशय का निचला संकरा भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, जिसके बीचों बीच एक छोटा छिद्र होता है, जिससे होकर केवल शुक्राणु ही गर्भाशय में पहुंच सकते हैं। देखिए ये जो ग्रीवा बना हुआ है, ये जो छोटा सा छिद्र है, ये वाला ये छिद्र है, इससे केवल शुक्राणु ही जा सकते हैं। कौन? शुक्राणु। जो पुरुष में पाए जाते हैं वहीं शुक्राणु जा सकते हैं और यहाँ पे उसका गर्भाशय में पहुँच सकते हैं। वहीं पहुँच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुँच सकते हैं, कोई भी नहीं पहुँच सकता है। चलिए उसके बाद है गर्भाशय के 3 प्रमुख कार्य को बताना है। 3 प्रमुख कार्य क्या है? तो ऋतुस्राव का संचालन, जो MC जिसे कहा जाता है, तो उसका संचालन करता है यही गर्भाशय। उसके बाद है गर्भ धारण करना, जो बच्चा धारण किया जाता है वहीं गर्भ धारण करना, गर्भ का पोषण करना, जो बच्चे को खाना मिलता है गर्भ में वहीं पोषण करना, गर्भ का पोषण करना। उसके बाद है गर्भ का परिवर्धन एवं विकास करना, जो गर्भ का विकास होता है किसमें होता है? गर्भाशय में ही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये क्या है? तीरों द्वारा शुक्राणुओं के गमन मार्ग को दर्शाया गया है। जो तीर बनाकर दर्शा रहा है, ये वाला जो भी तीर बनाया गया है आपको, ये वाला ये क्या है? ये शुक्राणु के गमन पथ को बता रहा है कि कहाँ कहाँ शुक्राणु जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है योनि। अगला टॉपिक आपका है योनि के बारे में। योनि क्या है? तो आइए देख लेते हैं योनि क्या है। तो योनि है कि वेजाइना इसे कहा जाता है। योनि क्या कहा जाता है? वेजाइना। यह लंबी एवं मांसल नली होती है। जो लंबी और मांसल नली होती है, इसकी लंबाई मादा की लंबाई पर निर्भर करती है। योनि का लंबाई किस पर निर्भर करता है? तो मादा जितनी बड़ी हो सकती है उसके लंबाई पर निर्भर करता है, जिसे इंग्लिश में वेजाइना कहा जाता है। ठीक है। फिर भी इसकी औसत लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लगभग होती है। इसकी औसत लंबाई फिर भी हर स्त्री में कितनी होती है? तो 7.5 होती है। और अगर बड़ी है तो ज़्यादा होगी, नहीं तो 7.5 होगी। उसके बाद है यह भग से लेकर गर्भाशय ग्रीवा तक फैली होती है। कहाँ से लेकर? भग से लेकर गर्भाशय ग्रीवा तक फैली होती है। इसकी भीतर दीवार एपिथीलियम ऊतक से बनी होती है, जिसे छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो एक प्रकार के चिकने और लसदार पदार्थ का स्राव करती है। यानी जो भी लसदार पदार्थ आता है वह किसके द्वारा आता है? तो यही है। देखिए ये जो भाग है इसका लंबाई कितना होता है? 7.5 होता है। और इसमें इसे क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है। और यह ग्रीवा से जुड़ी होती है। और इसमें जो पेशियाँ बनी होती है, जो पेशी वह किसकी बनी होगी? वह बनी होगी एपिथीलियम की। किसकी? एपिथीलियम ऊतक की। और यह चिकने और लसदार पदार्थ का स्राव करती है। प्रायः योनि के भीतर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हाइमेन कहा जाता है। जो उसके अंदर झिल्ली होती है तो वह क्या कहा जाता है? हाइमेन कहा जाता है, जिसे आप लोग हिंदी में यानी भोजपुरी में क्या कहते हैं? सील कहते हैं। सील जो कहते हैं वही है, यह हाइमेन झिल्ली होती है एक। यह झिल्ली कम उम्र की लड़कियों में पाई जाती है, जो
उछल कूद या भाग दौड़ में के समय या रजोस्राव प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाती है। देखिए आप लोग को जो इतने भी लड़के होते हैं उनको बहुत बड़ा गलती होता है, इनको बहुत बड़ा भ्रम होता है कि ये जो कहते हैं इसको हाइमेन को, तो उसको गलती बोलते हैं, उसके बाद उछल कूद से वो अपने आप टूट जाता है और ये कहते हैं कि इस तरह गलत काम करने से होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा पहले, जो भी कहता है उसको पढ़िए पहले तभी होगा। उसके बाद है योनि 4 प्रकार के कार्य करती है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यह पुरुषों के शिश्न के को अंदर जाने का मार्ग प्रदान करती है। पुरुष का जो भी शिश्न यानी लिंग है तो उसको अंदर जाने का मार्ग कौन प्रदान करती है? तो योनि ही। उसके बाद है शिश्न को स्वखलित वीर्य को गर्भाशय में संपर्क में लाती है, यानी कि जो भी गर्भाशय के संपर्क में जो वीर्य जाता है उसको क्या करती है? तो यही संपर्क में लाने का कार्य करती है। उसके बाद है गर्भाशय के स्रावों को बाहर आने का रास्ता देती है, यानी कि गर्भाशय के जो भी स्राव हैं, जो भी निकलने वाले हैं, उनको क्या करती है? तो रास्ता देती है यही। उसके बाद है गर्भस्थ शिशु को बाहर आने के लिए फैलती है और चौड़ा मार्ग प्रदान करती है। योनि जो है वो क्या करती है? जो बच्चा पैदा होता है तो वहीं फैलता है और बच्चे को रास्ता प्रदान करता है। तो उसके बाद है अगला भग। भग को देखते हैं, जिसे वल्वा कहा जाता है। तो देखिए योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वार खुलती है जिसे योनि द्वार कहते हैं। अभी बताए जो छिद्र द्वार खुलता है जिसके कारण बच्चे को आसानी से होता है निकलने में। उसके बाद है इस छिद्र के ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे मूत्र द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र द्वार कहते हैं। उसके बाद है हम लोग क्या कहेंगे? उसको पेशाब नली कहेंगे। तो इन द्वारों के आसपास के मांसल भाग को बाह्य जनेंद्रिय का या भग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी मांसल पेशी जो होता है, मांसपेशी ऊपर का, उसे क्या कहते हैं? जनेंद्रिय या भग कहते हैं। भग के ऊपर एक त्रिभुजाकार भाग को प्यूबिस कहते हैं और ऊपर उगने वाले बालों को प्यूबिस रोम कहते हैं। जो आप लोग गलत शब्द उपयोग करते हैं उसके लिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? प्यूबिक रोम जो बाल होते हैं उनको कहा जाता है। तो चलिए इतना हम लोग देख लिए हैं, तो अगला वीडियो में हम लोग नर जनन तंत्र को समझ लेंगे। तो धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।